गुड मॉर्निंग। आज की एडिटोरियल इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उसकी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के जो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स हैं जो कि इस एडिटोरियल से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, लिया गया है। तो सबसे पहला जो कॉमन एरर देख रहे हैं, जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में पैटर्न बदलते रहते हैं, कई बार मल्टीपल कॉमन एरर्स भी पूछे जाते हैं और कॉमन एरर्स देने का जो तरीका होता है इस रूप में भी, जो जैसा कि इसमें शो किया हुआ है रहता है। तो सबसे पहले आज का कॉमन एरर देखते हैं। पहला नंबर में क्या है, द रिसेंट असेंबली इलेक्शन आउटकम्स। जो हाल फिलहाल में असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव हुए, उसके जो आउटकम्स आए, परिणाम आए, वर अ रिमाइंडर दैट, वो रिमाइंडर थे कि पार्टीज स्ट्रांचली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, स्ट्रांगली कह सकते हो। पार्टीज़, वैसी पार्टीज़ जो स्ट्रांगली अपोज कर रही है किसको, द बीजेपी रिमेन्स पॉपुलर इन स्टेट्स। अब इसमें आपको ढूंढना है कॉमन एरर, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए और उसके बाद मैं बताता हूँ। जहाँ पे आपको एरर लग रहा है आपने सोच लिया होगा, चलिए मैं अब बतलाता हूँ कैसे क्या हो सकता है। द रिसेंट असेंबली इलेक्शन आउटकम्स, यहाँ पे चूँकि आउटकम्स है तो यहाँ पे वर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एरर देना होता तो यहाँ पे वाज कर दिया जाता, तब भी एक कॉमन एरर बनता, लेकिन वर है इसलिए यहाँ पे सही है। अ रिमाइंडर है कि पार्टीज़, वैसे पार्टीज़ जो कि स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, किसका, बीजेपी का। आपको याद होगा प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, अपोज के साथ हमेशा टू लगता है। अपोज का मतलब होता है विरोध करना यहाँ पे, और अपोज क्या लेता है अपने साथ, टू लेता है। वहीं अगर यहाँ पे अपोजिट रहता, अपोजिट सामने के सेंस में जब यूज हो रहा है, ठीक है, तो अपोजिट के साथ टू लगाएंगे तो एक कॉमन एरर हो जाएगा। जैसे अगर आप बोलते हैं माई हाउस इज़, मेरा घर जो है, इज़ अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस। अगर बोलते हैं अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस तो गलत हो जाएगा, केवल आपको बोलना है अपोजिट द पोस्ट ऑफिस। क्लियर। तो अपोजिट के साथ टू नहीं लगाना है, वहीं आपको अपोज के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है। अगर इन अपोजिशन रहता, इन अपोजिशन, तो उसके साथ भी टू लगता है, इन अपोजिशन टू। यानी यहाँ पे हम लोगों ने सीखा अपोजिट के साथ हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, वहीं अपोज रहेगा तो इसके साथ क्या लगना है, टू लगना है। एक होता है, ध्यान दीजिए, APPOSIT, अपोजिट। ये भी होता है एक वर्ड जिसका मतलब होता है रीजनेबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित। तो कई बार लोग ओ और ए वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, अपोजिट लगता है ये वाला है कि गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एक वर्ड होता है, अपोजिट का मतलब होता है उचित। क्लियर। तो पहला एरर तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, अपोज्ड के साथ यहाँ पे टू मिस कर रहा है, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले पार्ट में। ये जो रिमेन्स आया एक वर्ब है, ठीक है, और ये वर्ब किसके लिए आया है ये सोचने की ज़रूरत है। ये वर्ब जब भी आएगा तो किसी सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन के लिए भी आया होगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, तो वैसे पार्टीज़ जो स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं बीजेपी के, रिमेन्स पॉपुलर इन स्टेट्स। अब रिमेन होगा या रिमेन्स होगा सोचना है कब, जब आपको पता चल जाए किसके बारे में हो रही है बात, तब। तो ये सब्जेक्ट हुआ पार्टीज़। पार्टीज़ चूँकि प्लूरल है, वैसे पार्टी जो बीजेपी के विरोध कर रही हैं, रिमेन होगा या रिमेन्स पॉपुलर होगा, अब आपको सोचना है। तो पार्टीज़ यहाँ पे पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है इसका, यहाँ पे हो जाएगा रिमेन पॉपुलर इन स्टेट्स। राज्यों में सारे जो बीजेपी के अपोज कर रहे हैं वो क्या रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं। तो पॉपुलर रहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। तो रिमेन्स नहीं होगा, रिमेन होगा। आई थिंक क्लियर हो गया। अब इस ऑप्शन में देखो, 1 में नहीं है एरर, 2 में नहीं है, लेकिन 3 में तो है, तो 3 आंसर कर दें, नहीं, आगे भी देख लेंगे ना। 5 नो एरर तो है नहीं, एरर तो है। और यहाँ पे देखेंगे कि 3 में भी एरर है और 4 में भी एरर है। 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है। तो 3 में एरर था और 4 में एरर था, तो यहाँ पे 2 और 3 की जगह पे क्या कर लेना है, 3 और 4, ये आंसर है आपका, ठीक है।
1 2, अच्छा 2 यहाँ पे है, 3, ऑप्शन थोड़ा सा ये हो गया है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, नहीं इतने के बीच में 3 दे दिया। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे सही से। ये पार्ट जो 3 है और ये वाला पार्ट जो है आपका 4 हो गया, 3 एंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन द कांग्रेस एज वेल एज अदर स्मॉलर पार्टीज रिमेन्स ओपन क्वेश्चंस। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जो शर्त है एंगेजमेंट का किसके किसके बीच में, कांग्रेस और दूसरे छोटे पार्टीज़ के बीच में, रिमेन ओपन क्वेश्चन, रिमेन होगा क्योंकि दो के बीच में बात हो रही है, तो रिमेन्स तो होगा नहीं, रिमेन रहेगा। क्लियर है, ये सही है। अब दिक्कत कहाँ पे है, बिटवीन देखा होगा आपने, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। आप बिटवीन हमेशा अपने साथ क्या लगता है, एंड लेता है, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि कुछ दूसरा कनेक्टर लगा दिया गया है इसके साथ, और वो है एज वेल एज। तो बिटवीन के साथ क्या लगना है, एंड लगना है, तो एज वेल एज को रिप्लेस कर देंगे किससे, एंड से, तो एरर आपका इस पार्ट में हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट वन, सेवरल ऑफ दीज पार्टीज, इन पार्टियों में से कई, आर एडवर्सरीज, एडवर्सरीज का मतलब भी क्या होता है, विरोधी होता है, और जहाँ विरोधी है तो अगर विरोधी है तो क्या लगाना है इसके साथ, एडवर्सरीज टू नहीं होगा, यहाँ पे अपोज के जैसा टू नहीं लगा देना है, एडवर्सरीज ऑफ वन अनदर इन स्टेट्स, एक दूसरे के विरोधी हैं स्टेट्स में, राज्यों में। तो अगर कॉमन एरर्स के लिहाज से आज देखें तो पहला आपको एरर ये बताया गया कि अपोज के साथ टू लगाना है, कहीं भी आपको नज़र आ जाए अपोज टू होता है, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ कर लेना है। दूसरे वाले में बताया गया कि जब भी बिटवीन आता है तो उसके साथ आने वाला कनेक्टर क्या होता है, एंड। उसी प्रकार बोथ भी रहता है ना, बोथ भी रहेगा तो इसके साथ एंड लगता है, बोथ के साथ भी एज वेल एज लगा दिया जाता है, तो बोथ के साथ भी एंड लगता है। एंड द थर्ड पार्ट इज एडवर्सरीज ऑफ होता है, ना कि एडवर्सरीज टू, एडवर्सरीज का मतलब होता है विरोधी। क्लियर। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। आज के एडिटोरियल में खास बात यह है कि हमारे देश के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी हमारे देश में अभी रूल कर रही है, यानी कह सकते हो कि इट इज़ इन पावर, ये पावर में है। और प्रॉब्लम इस बात की है कि जो इसके सामने जो पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, जो कांग्रेस है, वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाती है, और कमज़ोर हो भी गई है क्योंकि इसमें लीडरशिप की कमी है, जिसकी वजह से सरकार चाहे और न चाहे किसी भी तरीके से बात करो, चाहे आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, इसके बावजूद ये पार्टी यानी बीजेपी पार्टी सत्ता में आ जाती है। लेकिन कई ऐसे राज्य जहाँ पे लीडरशिप स्ट्रांग है, जैसे बात कर लो अभी साउथ की बात कर लो, साउथ में ऐसे भी बीजेपी कोई वजूद रहा नहीं। अभी बंगाल का ही एग्जांपल ले लो, तो बंगाल में क्या हुआ कि वहाँ कितनी भी कोशिश करने के बावजूद सारे लीडर्स अपने लगा दिए, नेशनल लेवल के लीडर्स वहाँ पे रैलियाँ कर रहे थे, बहुत सारे कुछ भी करने को तैयार थे उसके लिए, इसके बावजूद भी बीजेपी सत्ता में वहाँ नहीं आ पाई। और बंगाल में जब ऐसा नहीं हो पाया तो, और आप देख सकते हो दिल्ली के केस में भी पूरे देश में पार्टी राज कर रही है, लेकिन खुद जो इसकी राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। यानी इससे ये पता चलता है कि जहाँ पे लीडरशिप स्ट्रांग है, ठीक है, वहाँ पे बीजेपी अपना कितनी भी ताकत लगा ले वहाँ पे सरकार नहीं बना पाती है। जैसा कि एग्जांपल आपने देखा होगा बिहार के केस में भी, देखो बिहार अकेले में जीत नहीं पाती है, यहाँ भी इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार बंगाल में देख लो, दिल्ली में देख लो, और भी साउथ इंडियन जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी की नहीं चलती है। तो प्लान ए है कि जो बीजेपी, चूँकि कांग्रेस इसके खिलाफ बहुत ही कमज़ोर पड़ गई है, तो ऐसे केस में एक ऐसा फ्रंट तैयार किया जाए, ऐसा एक मंच तैयार किया जाए कि 2024 में बीजेपी को टक्कर दिया जा सके, जिसको थर्ड फ्रंट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए हाल फिलहाल में मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे ये हमारे लिए या फिर देश के लिए इन थर्ड फ्रंट का प्रैक्टिकल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इस एडिटोरियल में करेंगे। आप अगर
पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना भी लेते हो तो आप लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सारे। ठीक है, तो बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, जिसमें कहा गया फ्रेंड्स इन नीड। हालांकि जो एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इंडीड, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स में इसको कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने मौसम को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए, अपने लाभ के बारे में सोचते हुए कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं जो अपनी पार्टी को ही बदल देते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं, सिद्धांत को ही त्याग देते हैं और दूसरी पार्टी में अपनी सुविधा के अनुसार अपने लाभ के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बेचारा जो एडिटोरियल के राइटर हैं वो केवल लिखे फ्रेंड्स इन नीड, यानी ये सारे कुछ जो पार्टियाँ आ रही हैं ना, ये सारे पार्टियाँ केवल उस समय सामने आती है जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे एक दूसरे के विरोधी हैं ये, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब ये सामने एक मंच पर आने का दिखावा करते हैं, आते नहीं हैं, दिखावा करते हैं, यानी दिल में कुछ और होता है और सामने कुछ और प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए टाइटल दिया गया है फ्रेंड्स इन नीड। ठीक है, ये फ्रेंड्स इन डीड नहीं है, ये ओनली फ्रेंड इन नीड है। समय के अनुसार ये बनते हैं, इनकी दोस्ती होती है। ये जो फ्रंट है, फ्रेंडशिप है, किसके खिलाफ है? ऑन बीजेपी के खिलाफ है एंड अपोजिशन यूनिटी। यानी ये एडिटोरियल बात करेगा कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरा है अपोजिशन जो भी इसका विरोधी है, उसकी यूनिटी मतलब एकता। देखते हैं कैसे क्या है इसमें। एन अमलगम का मतलब होता है संगम, मिलन। ऑफ डिस्परेट का मतलब होता है असंगत, असमान कह सकते हो, जिसको बोल सकते हो अनइक्वल। डिसिमिलर कह सकते हो, डिसिमिलर। तो ये सारे जो असंगत, असमान यानी अलग अलग विचारधारा रखने वाले जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। एंड अमलगम का मतलब संगम ऑफ डिफरेंट विचारधारा का लो। विल नॉट बी अ वाइबल का मतलब होता है उपयुक्त, प्रैक्टिकल, नेशनल अल्टरनेटिव टू बीजेपी। यानी लेखक ने 2 लाइन में कह दिया कि जो ये संगम है ना, ये मिलन है ना अलग अलग विचारधारा वाले लोगों का, एलिमेंट्स का, विल नॉट बी अ प्रैक्टिकल नेशनल अल्टरनेटिव, एक नहीं हो पाएगा। क्या? प्रैक्टिकल का मतलब उचित, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, टू द बीजेपी, यानी बीजेपी के लिए एक विकल्प के तौर पे ये अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा। अब ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे दिया गया कि क्योंकि इसकी जो विचारधाराएं हैं ये अलग अलग हैं, ये सारे असंगत हैं, असमान हैं, अनइक्वल है। तो ये अनइक्वल एलिमेंट्स का एक साथ मिलना लेखक को लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, एक विकल्प के तौर पे नहीं आ पाएगा सामने, किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। ऐसे वर्ड मीनिंग आपने देखा। अमलगम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे संगम की बात हो रही, मिलन की बात हो रही। डिस्परेट का मतलब होता है अनइक्वल, एलिमेंट्स का मतलब तत्व होता है, वाइबल का मतलब होता है प्रैक्टिकेबल, और नेशनल तो जानते ही हो। अल्टरनेटिव का मतलब हो गया विकल्प, ऑप्शन। टॉक ऑफ एनी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है पॉलिटिकल चेंज कह लो, फिर से एक नया कह लो कि गठबंधन बनाना या फिर नया तरीके से पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, रीअलाइनमेंट होता है। तो टॉक ऑफ पॉलिटिकल, राजनीतिक रीअलाइनमेंट इज़ अनसीजनल। अनसीजनल का मतलब होता है अभी ज़रूरत इसकी नहीं है, बेमौसम है। यानी इस तरह के जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रही है, उसमें जो बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है उसके रूपरेखा में, वो अनसीजनल है, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत देर है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट, इस बात पर विचार करते हुए, इस सच्चाई को देखते हुए कि द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इज़ ड्यू ओनली इन 2024, जो आगे का जो इलेक्शन है, जो होने वाला है, ड्यू मतलब जो होने वाला है, ये 2024 में होने वाला है। 2024 के लिए अभी से ये सब कर रहे हैं। एंड द बीजेपी इज इंट्रेंस्ड, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा, इंट्रेंस्ड इन द गवर्नमेंट। इंट्रेंस्ड का मतलब होता है डीप
रूटेड, बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाए हुए है किस पे, सरकार पे। एंट्रेंस्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, डीप रूटेड, बहुत अच्छी पकड़ बनाए हुए है किसमें, सरकार में। यानी 2024 में चुनाव होने वाले हैं और अभी से इस तरह का जो रीअलाइनमेंट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो अनसीजनल है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अनसीजनल मतलब बेमौसम है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं जनरल इलेक्शन के, और बीजेपी बहुत ही स्ट्रांगली अपने पार्टी में अपना जड़ जमाए हुए हैं। अ गैदरिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो लीडर्स हैं, नेताओं का जो जमावड़ा लगा, और एक्टिविस्ट जो एक्टिविस्ट हैं, जो उसके प्रशंसक हैं, एंड स्कॉलर्स विद्वान लोग, कन्वीन्ड बाई, किसके द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई थी, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। लीडर क्या नाम था उनका, यशवंत सिन्हा। कब, ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को एक नेताओं की, बुद्धिजीवियों की और जो प्रोटेस्टर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, जो कि उनके लीडर हैं यशवंत सिन्हा के द्वारा बुलाई गई ट्यूसडे को। हाउएवर मतलब होता है हालांकि, हाउएवर वाज प्रिसीडेड बाय अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे अबाउट द इमरजेंस ऑफ द थर्ड फ्रंट। जब ये मीटिंग बुलाई गई थी तब बहुत लोग ऐसा एज्यूम कर रहे थे, ऐसा कल्पना कर रहे थे, ऐसा इमेजिनेशन आ रही थी उनके दिमाग में कि एक थर्ड फ्रंट उदय होगा। इमरजेंस का मतलब होता है उदय होना, यानी थर्ड फ्रंट का उदय होगा, अपोज टू द बीजेपी एंड साइडलिंग द कांग्रेस। और ये किसके खिलाफ होगा, बीजेपी के विरुद्ध। अपोज टू का मतलब के विरुद्ध, तो बीजेपी के विरुद्ध होगा। एंड साइड लाइनिंग का मतलब होता है दरकिनार कर देना, उसको साइड कर देना, और कांग्रेस को साइड कर दिया जाएगा, यानी उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। यानी ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये जो मीटिंग है उसमें थर्ड फ्रंट का निर्माण होगा, जिसमें बीजेपी का विरोध होगा और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया जाएगा, उसको कोई जगह नहीं दी जाएगी। क्लियर। नाम इसका क्या है इस मंच का, द राष्ट्र मंच। जो मीटिंग अभी हुई ना वो राष्ट्र मंच के नाम से जाना जाता है। इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी थर्ड फ्रंट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्गेनाइजर्स। इसके ऑर्गेनाइजर्स के अनुसार जो राष्ट्र मंच है वो तीसरा फ्रंट होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसका इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है। इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा होना। बट दैट डज नॉट मीन द एंड ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी पॉलिटिक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एक्सप्लोरेटरी पॉलिटिक्स है उसका समापन हो गया। एक्सप्लोरेटरी पॉलिटिक्स का मतलब होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, रिसर्च होता है, जो खोजपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कहना है ऑर्गेनाइजर्स का कि राष्ट्रमंच का ऐसा कोई इरादा नहीं है थर्ड फ्रंट बनाने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी जो पॉलिटिक्स है, जो इसमें एक रिसर्च चल रहा है कि कैसे क्या बीजेपी को कैसे मात दिया जाए, इसका समापन हो गया है अहेड ऑफ 2014, यानी जो आने वाला चुनाव है 2024 के मद्देनज़र। इनफैक्ट अगर सच्चाई देखें, मोस्ट पार्टीज हैव रीजन्स टू थिंक एंड एक्ट टुवर्ड्स अ न्यू अल्टरनेटिव टू द बीजेपी। जो अधिकांश पार्टियां हैं उनके पास एक कारण है सोचने का, एंड एक्ट टुवर्ड्स और कार्य करने का, किसके खिलाफ, जो नई विकल्प बन रही है बीजेपी के खिलाफ। यानी जो भी पार्टियां हैं ज़्यादातर को रीज़न है सोचने का या उसके अनुसार काम करने का, किसके खिलाफ, कि एक बीजेपी के खिलाफ एक नया विकल्प तैयार हो। For one, serial governance failures and missteps have made the current moment the most vulnerable for BJP। अब बात कर रहा है कि जो लगातार गवर्नेंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गवर्निंग, जो शासन करने का एक तरीका है, प्रशासन का जो फेलियर हुआ है और कई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो मिस स्टेप्स कहलाएंगे, सही स्टेप नहीं लिया गया है, उसने करेंट मोमेंट को, जो हाल फिलहाल की जो स्थिति है, वो वल्नरेबल, कमज़ोर बना दिया है। किसको, बीजेपी को। कब से, 2014 की बात हो रही है, 2014 की बात हो रही है। यानी अगर कंपेयर करें 2014 से, तो अभी कुछ ऐसे इसके द्वारा कार्य कर लिए गए हैं, कुछ ऐसे कदम उठा दिए गए हैं जिसकी वजह से पार्टी थोड़ी कमज़ोर हो गई है
14 की अगर तुलना में इसको रखें तो द कांग्रेस डज चैलेंज, ध्यान दीजिए यहाँ पे द कांग्रेस डज लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जोर डाल रहा है, मतलब करता ही है। द कांग्रेस डज चैलेंज द बीजेपी एट एन आइडिएशनल का मतलब क्या होता है? आइडिएशनल का मतलब होता है विचारात्मक यानी आइडियोलॉजिकली, ठीक है, लेवल, यानी एक विचारात्मक तौर पे ये बीजेपी को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है और इसका काम ही है बीजेपी का विरोध करना। तो विचारात्मक रूप से तो ये विरोध करती ही है, लेकिन बट द इलेक्टोरल विक्ट्रीज ओवर इट इन रिसेंट मंथ्स वर बाय रीजनल पार्टीज सच एज टीएमसी, डीएमके एंड लेफ्ट। तो बीजेपी के अगर खिलाफ बात करें तो कांग्रेस विचारात्मक रूप से लड़ाई लड़ रही है, चुनौती दे रही है, लेकिन जो विक्ट्रीज हुई हैं हाल फिलहाल के चुनावों में तो किसकी हुई है? बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की हुई है, डीएमके की हुई है और लेफ्ट की हुई है। यानी कांग्रेस इसके खिलाफ कहीं जीतती नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। केवल वो विचारात्मक रूप से नेशनल पार्टी होने के नाते इसका विरोध करती रही है, इसको चैलेंज देती रही है, लेकिन अगर चुनाव के नतीजों को देखें तो हाल फिलहाल के जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस बीजेपी को हराती हुई नहीं दिख रही है, और जो रीजनल पार्टियां हैं जैसे टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट, ये सारी बीजेपी को हरा रहे हैं। वाइल जबकि राहुल गांधी हैज़ अ प्रिंसिपल्ड पोजीशन अगेंस्ट द बीजेपी, हालांकि जो राहुल गांधी है उनका एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, एक मुख्य पोजीशन है, स्थान है, किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। हिज वैसिलेटिंग का मतलब होता है हेजिटेटिंग, वैसिलेट करना मतलब हेजिटेट करना, हिचकिचाहट भरी जो रोल है, कभी वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी कुछ कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी वो हिचकिचाहट से भरा हुआ उनका रोल है विद इन द पार्टी के अंदर। एंड रिलक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है अनिच्छा, याद कर लीजिएगा। नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी जो उनकी रिलक्टेंस है, अनिच्छा है, नॉट विलिंग टू डू समथिंग टू प्ले द पावर पॉलिटिक्स, जो उनकी इच्छा मतलब के खिलाफ ज़बरदस्ती लगता है कि उनके ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है। तो रिलक्टेंस टू प्ले द पावर पॉलिटिक्स मेक द कांग्रेस एन अनइंस्पायरिंग लीडर फॉर अदर एंटी बीजेपी पार्टीज, जो उनकी अनिच्छा है कि पावर पॉलिटिक्स में प्ले करने का, काम करने का, एक अच्छे तरीके से काम करने का, वो क्या कर देता है? कांग्रेस पार्टी को अनइंस्पायरिंग लीडर बना देता है, किसके खिलाफ? एंटी बीजेपी की जो पार्टीज़ है उसके खिलाफ। यानी जो फ्रंट बन रहा है ना उसमें कांग्रेस को कमज़ोर कर देता है। किसकी वजह से कमज़ोर हो जा रहा है? राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स करने का जो तरीका है, अनिच्छा है, उसकी वजह से एक अनइंस्पायरिंग लीडर बन जाता है कांग्रेस, ठीक है, बन जाती है कांग्रेस। यानी अगर इसको थर्ड फ्रंट का अगर मेन भी मान लिया जाए तो कैसे मान लिया जाए, ये सोचने वाली बात है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को दरकिनार कर दिया जाए। द रोल बीइंग प्लेड बाय नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ शरद पवार मेक्स द करेंट अटेम्प्ट फॉर अ न्यू प्लेटफॉर्म विगोरस। जो प्रयास है, रोल, जो मेन रोल प्ले किया जा रहा है किसके द्वारा? एनसीपी, जिसको हम लोग नेशनल कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, उसके चीफ हैं शरद पवार, और उनकी वजह से आज हाल फिलहाल में जो करेंट अटेम्प्ट जो लिया गया, कोशिश की गई एक नया जो प्लेटफॉर्म बनाने का, वो विगोरस है। विगोरस का मतलब क्या होता है? रोबस्ट है, रोबस्ट कह सकते हो, या फिर एक ज़ोरदार कदम कह लो, एक ज़ोरदार कह लो, इम्फैटिक है। ही हैज़ द डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता, ठीक है। हेफ्ट का मतलब होता है हेवीनेस, उसकी बात में वज़न है, कहते हो ना, तो हेफ्ट है। एंड द नेटवर्क, उनके पास एक नेटवर्क है टू लीड इट, उसको लीड करने का। यानी अभी जो मेन रोल में है वो शरद पवार आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, डेक्सटेरिटी, निपुणता यानी एक्सपीरियंस भी है, हेफ्ट, उनकी बातों में दम भी है, लोग उनको मानते भी हैं, और एक नेटवर्क है उनका, एक जाल है इसको लीड करने का। दैट सेड, ऐसा पढ़ते हो, गौरतलब है कि ऐसा पढ़ते हो ना, तो दैट सेड ऐसा है कि
देयर इज़ नॉट एन ईजी पाथ फॉर दिस नेसेंट प्लेटफॉर्म। हालांकि इस तरह के जो नेसेंट का मतलब होता है शिशु, यानी जो अभी स्टार्ट ही हुआ हो, यानी जो अभी शैशवावस्था में हो, शुरुआती दौर में हो। तो इस तरह के जो नए जो प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो मार्ग होगा, पाथ होगा, वो इतना ईजी नहीं होगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? एज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए कि इट हैज़ एम्बिशंस बियॉन्ड बीइंग अ डिबेटिंग सोसाइटी, क्योंकि ये जो इसका जो एम्बिशन है वो बियॉन्ड है, उससे परे है, बीइंग अ डिबेटिंग सोसाइटी, यानी एक डिबेटेबल, बात विवाद करके मामला को जो शांत करता है, इस तरह के जो सोसाइटी में इसका जो एम्बिशंस है, आकांक्षाएं हैं, वो क्या है? बियॉन्ड है। ठीक है, ऐसा देखो अलग अलग पार्टी की विचारधारा, इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि अलग अलग उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं। एट 80, अभी जो शरद पवार हैं वो 80 साल की एज में पहुंच गए हैं। तो एट 80 एज इज़ नॉट मिस्टर पवार साइड विदाउट एन, यानी जो 80 की उम्र है वो पवार के साइड में नहीं है, यानी पवार को फेवर नहीं करता है कि वो लीड करे इस फ्रंट को। विदाउट एन एक्टिव रोल फॉर द कांग्रेस नो पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैन बी वायबल अगेंस्ट द बीजेपी। बिना कोई एक्टिव रोल के, किसकी एक्टिव रोल? कांग्रेस के, कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन संभव नहीं है, वायबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस जो है अभी कमज़ोर पड़ गई है, लेकिन वो एक नेशनल लेवल की पार्टी है, तो मेन भूमिका तो उसी की होती है जो भी छोटे छोटे जो पार्टीज़ हैं उसको कंबाइन करने की। लेकिन अगर कांग्रेस को ही दरकिनार कर दिया जाए तो लेखक कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के एक्टिव रोल के कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन ये तर्क संगत नहीं है, वायबल नहीं है। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ, यानी ये उचित नहीं है। दैट रोल एंड टर्म्स एंगेजमेंट, क्या लिखा हुआ है? दैट रोल एंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड अदर स्मॉलर पार्टीज रिमेन ओपन क्वेश्चंस। अब ये सवाल खुला हुआ सवाल है, मतलब ओपन क्वेश्चंस है कि क्या दोनों के बीच में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब क्या, कोई शर्त एंगेजमेंट का होगा कांग्रेस के और दूसरे पार्टियों के बीच में, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसके बीच में, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। इवन एमंग द पार्टीज दैट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, और यहाँ तक उन पार्टियों के बीच में भी जो मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे, यानी उनके मन में भी ये सवाल है कि कांग्रेस को रखें या छोड़ें। और वो पार्टियां कौन कौन हैं? एसपी, एनसीपी, आप, सीपीआई एम है, एक सीपीआई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारी जो पार्टियां हैं, और तृणमूल कांग्रेस तो है ही। तो इन सब पार्टियों के मन में भी ये सब चल रहा है। इंथुजियाज्म इज़ म्यूटेड, और इन सब पार्टियों की जो अभी इंथुजियाज्म है, जो अभी जो जोश था, वो भी क्या हो गया है? शांत हो गया है, म्यूट हो गया। दो दे सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, हालांकि वे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे थे। यानी इन पार्टियों की चर्चा हो रही है, एसपी, एनसीपी, आप, ये सब जो भी है, वो इस मामले को लेकर के उतना ये नहीं है, लेकिन हालांकि इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे मीटिंग में भेजा था, ऐसी बात कही जा रही। मिस्टर पवार हिमसेल्फ इज़ कॉन्शियस ऑफ द पिटफॉल्स, और मिस्टर पवार जो हैं एनसीपी के जो चीफ हैं, वो अपने आप में कॉन्शियस है, कॉन्शियस का मतलब जागरूक हैं, ऑफ द पिटफॉल्स। पिटफॉल्स का मतलब क्या होता है? पिटफॉल्स का मतलब हज़ार्ड कह लो, जिसको हिंदी में आप कहें तो नुकसान, यहाँ पे जो सेंस आ रहा है नुकसान का आ रहा है। जो नुकसान को लेकर के वो खुद चिंतित हैं, उसको लेकर के कॉन्शियस है। सेवरल ऑफ दीज पार्टीज आर एडवर्सरीज ऑफ, जो मैंने कॉमन एरर में दिया था, सेवरल ऑफ दीज पार्टीज़ है तो आर लगेगा, एडवर्सरीज हैं तो मतलब विरोधी, ऑफ वन अनदर इन द स्टेट्स। जो पार्टियों की मीटिंग हुई कि एक मंच पे हम लोग आएँ, उनमें से कई ऐसे पार्टियां हैं जो स्टेट में एक दूसरे के विरोधी हैं, एक ही स्टेट में एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। जैसे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के देख लें, यूपी के, तो वहाँ पे सपा है, एसपी है,
और वहाँ पे आप भी लड़ रही है, ठीक है, कांग्रेस भी लड़ रही है, बीएसपी भी है, और ये सब की बात कर रहे हो कि एक मंच पे आ जाए तो पॉसिबल है? जब एक स्टेट में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो तो फिर नेशनल लेवल पे कैसे एक साथ आ सकते हो? क्योंकि आपकी विचारधाराएं तो अलग अलग है ना, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे आपको? बात यहाँ पे ये हो रही है कि स्टेट में कई ऐसे पार्टियां हैं जो एक दूसरे के एडवर्सरीज हैं, विरोधी हैं, और इसके बावजूद भी बोलते हैं कि यहाँ पे एक फ्रंट बनाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी बड़ी ये सवाल है। मिस्टर पवार, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ, ऑल नॉन बीजेपी पार्टीज आर नॉट ओपनिंग अप टू द आइडिया। जो जितने भी बीजेपी के नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं या जो बीजेपी में नहीं हैं, वो इस आइडिया को लेकर के खुले तौर पे सामने नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अभी के लिए। यानी अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार कोई भी पार्टीज़ जो है, नेशनल लेवल की पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी हो, वो इस मामले को लेकर के खुलकर सामने नहीं आ रहा है। बात करें टीआरएस की, वाईएसआरसीपी की एंड बीजेडी की, ये जो पार्टियां हैं, ये सारे पार्टियां जो हैं पावर में हैं, अभी भी सत्ता में हैं। टीआरएस की बात करें तो ये तेलंगाना में है, वाईएसआरसीपी की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, और ये जो बीजेडी वो जो पटनायक हैं वो उड़ीसा में है। यानी 3 पार्टियां जो हैं जो अभी पावर में हैं, वो लोग भी हैव गार्डेड अप्रोच टुवर्ड्स नेशनल पॉलिटिक्स। ये जो है इनका जो एक गार्डेड पॉलिटिक्स है, सुरक्षात्मक अप्रोच अपना रहे हैं, यानी न ज़्यादा बोल रहे हैं इस मामले को लेकर के, ना ज़्यादा चुप रहे हैं, मतलब न्यूट्रल पोजीशन में है, अपना सोच रहे हैं। तो इस नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के सारे जो हैं गार्डेड अप्रोच अपना रहे हैं, एकदम सुरक्षात्मक कदम उठा रहे हैं। ऑल दीज फैक्टर्स, इन सब फैक्टर्स को अगर देखें, मेक द इमरजेंस ऑफ द रोबस्ट अपोजिशन टू द बीजेपी ऑनरस। अगर इन सब बातों पे विचार करें, इन सब कारकों को देखें, फैक्टर्स मतलब कारक, तो ये सारे कारक मिल करके नई जो इमरजेंस की बात हो रही थी, उदय किसकी, रोबस्ट मतलब होता है ताकतवर, ऑपोजिशन मतलब विरोधी, टू द बीजेपी इज ऑनरस, ऑनरस का मतलब होता है टफ, कठिन हिंदी में बोलेंगे। यानी इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए, जो नई अपोजिशन पार्टी, ताकतवर अपोजिशन पार्टी के जो इमरजेंस यानी उदय की बात हो रही थी बीजेपी के खिलाफ, वो कैसा दिख रहा है? वो टफ दिख रहा है, कठिन दिख रहा है। पॉलिटिक्स इज ऑफन शेप्ड बाय सर्कमस्टांस। जो राजनीति है वो हमेशा निर्माण होता है परिस्थितियों के अनुसार, यानी जैसी परिस्थिति रहती है वैसे इसके शेप हो जाते हैं। द बीजेपीज अनचैलेंज्ड पावर इन द लास्ट 7 years हैज़ बिल्ड टेंशंस दैट नीड टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो बीजेपी की अनचैलेंज्ड पावर है, देख रहे होंगे कि जो सरकारें बनी है दोनों बार, उसमें कांग्रेस जो मेन पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसको इतनी भी सीट नहीं आ पाई कि वो अपोजिशन लीडर के लिए क्लेम कर सके। यानी यहाँ पे चैलेंज है ही नहीं बीजेपी के लिए। तो 7 सालों से ऐसा हो रहा है जिसके कारण टेंशन बन गया है, और ये जो टेंशन है इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। कैसे? डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, यानी एक लोकतांत्रिक तरीके से इसको शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। यानी स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सरकार जो होती है वो निरंकुश हो जाती है और जो उसका मन होता है वो करती है, क्योंकि उसको डर ही नहीं है किसी से। तो अनचैलेंज जो पावर है, जो 7 सालों से बीजेपी इंजॉय कर रही है, ठीक है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ऐसे नहीं होगा, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही होगा, उसकी सीटें कम होगी तभी हो पाएगा। द रिसेंट असेंबली इलेक्शन आउटकम्स वर अ रिमाइंडर दैट पार्टीज स्ट्रॉन्गली अपोज टू बीजेपी रिमेन्स पॉपुलर इन द स्टेट। हाल फिलहाल की जो असेंबली के इलेक्शंस के रिजल्ट आए, जो आउटकम्स आए, परिणाम आए, उससे इस चीज़ को आप रिमाइंडर के तौर पे देख सकते हो कि वैसे पार्टियां जो स्ट्रॉन्ची का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ची का मतलब होता है स्ट्रांगली, वैसी पार्टियां जो बीजेपी की विरोध स्ट्रांगली करती हैं वो स्टेट में पॉपुलर होती हैं। यानी इस बात
पे कोई दो राय नहीं है कि स्टेट लेवल की जो पॉलिटिक्स है इसकी वो उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि एक चेहरा इनके पास है मोदी, जो कि नेशनल लेवल के लिए हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे कई जगह पे मोदी का प्रचार भी हुआ, इसके बावजूद भी पार्टियां जीत नहीं पाई। इसका मतलब ये है कि जो रूट लेवल पे, अगर हम लोग ग्रास रूट लेवल पे बात करें, तो बीजेपी का भी जो वजूद है वो लड़खड़ाता दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टियां विरोध कर रही हैं वो अपना बीजेपी के खिलाफ अपना सत्ता हथिया रही है। हार्नेसिंग का मतलब होता है यूटिलाइज करना, दोहन करना। अ नेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम सच डेस्परेट ट्रेंड्स इज़ अ चैलेंज। इस तरह के अलग अलग जो सोच डिसिमिलर ट्रेंड्स हैं उसके माध्यम से अगर चाहोगे कि नेशनल पॉलिटिक्स को हार्नेस करें, हार्नेस का मतलब उसका उपयोग करें, अपने पक्ष में ले आएँ, गेन करें, इज़ अ चैलेंज, ये चुनौती है बिफोर द ओपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी के जो ओपोनेंट्स हैं, जो इसके विरोधी हैं, उनके लिए। यानी आपको एक मंच पे आ रहे हैं तो एक विचारधारा के साथ आइए, अलग अलग विचारधाराओं के साथ अगर आएंगे तो फिर मंच का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें इस एडिटोरियल में कही गई। तो इस तरह से आज का एडिटोरियल यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि लंबा हो गया है। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।